सो वेलकम बैक गाइस। और आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी का थर्ड लेक्चर आज होने वाला है। ठीक है। और अभी हमने लास्ट टाइम क्या क्या देख लिया था। हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ ली थी। फिर उसके बाद हमने सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये सब पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं आर्टिकल्स रिलेटेड टू यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम लोग को पता है कि पार्ट 1 में यूनियन और उसकी टेरिटरी डिफाइन की गई थी। ठीक है, तो 1 से लेके 4 तक। तो आर्टिकल 1 जो है वो बताता है नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन, दैट इज़ भारत, दैट इज़ इंडिया। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 2 बताता है कि एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, कि हम नए राज्यों को कैसे अपने में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा आर्टिकल 2 में बताई गई है। आर्टिकल 3 बताता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एक्सिस्टिंग स्टेट्स। ठीक है, तो नए राज्यों का गठन, उनके एरिया में बदलाव, उनकी बाउंड्रीज़ में बदलाव और उनके जो नाम को बदलने की प्रक्रिया है, ये भी आर्टिकल 3 में बताई गई है। और आर्टिकल 4 जो है वो कहता है कि लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल्स एंड सप्लीमेंट्री इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। ठीक है, तो 2 और 3 के तहत जो आर्टिकल्स थे उनमें अगर हमको कुछ अमेंडमेंट करना होगा फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में, तो ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, ये उतना पूछा नहीं आता है ऐसे इनिशियली 1 से लेके 4 तक में नहीं पूछा जाता है। फंडामेंटल राइट से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, फिर हमारा DPSP से क्वेश्चंस आता है, हाई कोर्ट, यूनियन, इन सब वगैरह से आता है। इसमें आर्टिकल 1 बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल 3 भी कह सकते हैं बस। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप। ठीक है, तो आर्टिकल 5 जो है वो कहता है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर आर्टिकल 6 बताता है कि राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सनस हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। तो आर्टिकल 6 बताता है कि कुछ लोग जो पाकिस्तान से इंडिया आ गए उनके सिटीजनशिप के बारे में आर्टिकल 6 में बताया गया। आर्टिकल 7 जो है वो बताता है कि राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है, तो जो लोग कुछ लोग पाकिस्तान चले गए हैं उनकी भी एक्चुअली देखा जाए तो सिटीजनशिप कैंसिल ही हो जाएगी। ठीक है, फिर राइट ऑफ सिटीजन आर्टिकल 8 हमारा बताता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन और अगेन रेसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। ठीक है, हाँ, आर्टिकल 9 इम्पॉर्टेंट है कि पर्सन वॉलेंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स। अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो वो ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ये आर्टिकल 9 हमें बताता है। ठीक है, हाँ, एक्चुअली एक एक आर्टिकल पढ़ने की जगह जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको हम लोग को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे है कि द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है वो ग्रांट करता है सिटीजनशिप टू रिलीजियसली प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़। ठीक है, मतलब जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है वो ऐसे लोगों को नागरिकता देता है जो कि धर्म के आधार पर परेशान किए गए हों और उस देश में वो माइनॉरिटी के रूप में मौजूद हों। ठीक है, तो किन किन देशों के लिए ये लागू होगा? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान। तो सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 3 देशों के लिए है, 3 देशों से आए हुए माइनॉरिटीज़ के लिए है। और वो माइनॉरिटीज़ कौन कौन से हैं? हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, पारसी और क्रिश्चियंस। ठीक है, सिटीज़नशिप एक्ट जो था वो कब पास हुआ था? तो वो 1955 में पास हुआ था और सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल
बात करता है द कंटिन्यूटी ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप, तो आर्टिकल 10। ओके, अब फंडामेंटल राइट्स हम देखते हैं। तो 12 जो है वो बताता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स, लॉ इनकन्सिस्टेंट टू फंडामेंटल राइट्स, ये जाने दो। ये राइट टू इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है 14 से लेके 18 तक, ठीक है। तो 14 क्या बोलता है, आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि कानून के सामने सब बराबर हैं, ये कहता है इक्वालिटी, ये कहता है आर्टिकल 14, ठीक है। अब हमने इक्वालिटी दे दी सबको। अब आर्टिकल 15 क्या कहता है कि अब जब इक्वालिटी दे दी तो किसी भी प्रकार के रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन पे रोक लगा दी गई, ठीक है। क्योंकि अब हमने इक्वालिटी बिफोर लॉ कर दिया है आर्टिकल 14 में, तो 15 में डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब ठीक है, हमने कुछ चीज़ों को निषेध कर दिया। अब आर्टिकल 16 क्या कहता है कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, जो गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह होंगी, उसमें अपॉर्चुनिटी की भी इक्वालिटी मिलेगी। मतलब कि किसी भी पद के लिए कोई भी व्यक्ति, बस उसकी एलिजिबिलिटी जो एजुकेशनल अगर वो पूरी कर सकता है तो वो कोई भी उस अपॉर्चुनिटी को ले सकता है, इसमें भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को डिस्कस करता है, छुआछूत को निषेध किया गया। और आर्टिकल 18 जो है वो एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है, और एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स में सिर्फ शायद सेना में अलाउड है, अदर देन ऐसे अलाउड नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं रख सकता। आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। आर्टिकल 20 जो है वो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस की बात करता है। आर्टिकल 20 देखो, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21A राइट टू एजुकेशन, ठीक है। ये जो 19 है ना, इस 19 में भी ABCDEF करके ऐसे खूब ढेर सारे थे कि उसमें कहीं भी घूमने की, मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का भी एक मतलब कि और सब पार्ट्स में डिवाइडेड था, कि कहीं पे भी घूमने की आज़ादी, कहीं पे बसने की आज़ादी, यूनियन बनाने की आज़ादी वगैरह वगैरह, ठीक है। आर्टिकल 22 जो है वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। फिर देखो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 23 और 24 आर्टिकल इससे डील करते हैं। 23वां आर्टिकल कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, ठीक है। तो कोई भी फोर्स लेबर नहीं करवाएगा, और ह्यूमन बीइंग की ट्रैफिकिंग जो है उस पर भी पाबंदी लगाई गई। और आर्टिकल देखो, ये ऊपर जो 23 था ये फोर्स्ड लेबर था, और आर्टिकल 24 जो है वो चाइल्ड लेबर है, समझना ये डिफरेंस है। तो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज ये आर्टिकल 24 बताता है, और आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर पे रोक लगवाता है। उसी तरह राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में 25 से 28 आर्टिकल इस चीज़ से डील करते हैं। 25वां क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है। रिलीजन को प्रैक्टिस करने और उसको प्रोपागेट करने की आज़ादी दी गई है आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 26 में रिलीजियस अफेयर्स को स्वयं से मैनेज करने की आज़ादी दी गई है, यानी किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा आपके रिलीजियस अफेयर्स में। आर्टिकल 27 जो है वो कहता है फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। तो अगर आपने अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए कुछ भी पैसा लगाया है और गेन किया है तो वो आप टैक्स एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे। और आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप्स इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो कह रहा है कि आर्टिकल 28 हमें ये बताता है कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कि आप किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को अटेंड करने के लिए फ्री हैं और वर्शिप करने के लिए फ्री हैं इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये जबकि शायद
ये था ना कि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी और अपने पैसे से कोई भी रिलीजियस संस्थान नहीं चलाएगी। चलो लेट्स इसको एक बार आई हैव टू चेक। फिर उसके बाद आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, वो है मेरे आर्टिकल 29 एंड 30। आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है, माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करना है। और आर्टिकल 30 कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो मदरसे वगैरह बनाए जाते हैं और या फिर और भी कोई गुरुकुल हो गया या और भी कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो रिलीजियस होता है, वो आर्टिकल 30 के ही तहत बनाने की उन्हें परमिशन मिलती है। फिर आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल 32, इसे ही सोल ऑफ द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था BR अम्बेडकर ने। इसमें क्या होता है, रेमेडीज़ फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, ठीक है। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज आर्टिकल 14 डील करता है, राइट। फिर आर्टिकल 32 क्या करता है, गारंटी करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है। कौन सा आर्टिकल हमको देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19। उसी तरह कौन सा आर्टिकल जो है वो एबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को और उसकी प्रैक्टिसेस को रोकता है, तो आर्टिकल 17। फिर उसी तरह कौन सा आर्टिकल है जो टाइटल के एबॉलिशन से रिलेटेड है, आर्टिकल 18, ठीक है। 19 क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। 25 से 28 किससे डील करते हैं, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से, राइट। राइट टू एजुकेशन क्या है, 21A है। Which article of Indian Constitution deals with discrimination against any Indian citizen on various grounds, तो आर्टिकल 15 हो गया, राइट। तो इस तरह से सारे आर्टिकल्स हैं। फोर्स्ड लेबर तो 23, अगर यही चाइल्ड लेबर कहता तो 24 हो जाता, ठीक है। अब हम थोड़ा DPSP के कुछ वो देखते हैं आर्टिकल्स, ठीक है। तो DPSP की जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल 36 में समझाई गई है, ठीक है। उसके बाद उसके प्रिंसिपल के जो एप्लीकेशंस हैं वो आर्टिकल 37 में बताया गया है, ठीक है। अब देखो मेन स्टार्ट होता है आर्टिकल 38 से। तो आर्टिकल 38 जो है वो स्टेट को निर्देश देता है कि सोशल ऑर्डर जो है, लोगों की भलाई के लिए जो सोशल ऑर्डर की जिम्मेदारी है ये स्टेट को करनी होगी, ठीक है। उसी तरह आर्टिकल 39 हमें बताता है कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसको स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा। 39A कहता है कि आपको राज्य में इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड देनी पड़ेगी। एंड आज तो जोक ही है ये एक तरह से, किसे फ्री लीगल एड मिल रहा है इस कंट्री में और जस्टिस मिलता होगा, आई डोंट नो। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है। विलेज पंचायत देने का डायरेक्टिव आर्टिकल 40 से ही आता है, विलेज पंचायत को फॉर्म करने का। आर्टिकल 41 कहता है राइट टू वर्क एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, ठीक है। तो देखो आर्टिकल 41 राइट टू वर्क एंड एजुकेशन दे रहा है, लेकिन आर्टिकल 21A जो था हमारा, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है। और 41 में हमको राइट टू वर्क और एजुकेशन एंड द पब्लिक असिस्टेंस सर्टेन केसेस में मिलना चाहिए, ऐसा डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी कहता है। आर्टिकल 42 क्या कहता है कि प्रोविज़न फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव, ठीक है। तो जो मैटरनिटी लीव वगैरह होता है वो आर्टिकल 42 से रिलेटेड है। आर्टिकल 43 देखो, लिविंग वेजेस एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स, आर्टिकल 43 इसके बारे में बताता है, ठीक है। आर्टिकल 43A बताता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज।
फिर उसके बाद आर्टिकल 44 आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, एकल नागरिक संहिता शायद बोलते हैं, सबके लिए एक देश एक कानून होना चाहिए, आई गेस। आर्टिकल 45 जो है वो कहता है प्रोविज़न फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 साल। आर्टिकल 45 कहता है कि 6 साल से छोटे बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन राज्य को देने की ज़रूरत है। आर्टिकल 46 क्या बोलता है कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो इन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के एजुकेशन और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट के प्रमोशन के बारे में आर्टिकल 46 बोलता है। आर्टिकल 47 किसके बारे में बोलता है? ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए पौष्टिक लेवल को अच्छा करना और लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊंचा करना स्टेट का ड्यूटी होगा, और ये आर्टिकल 47 में बताया गया है। आर्टिकल 48 बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, यानी कि कृषि और पशुपालन आर्टिकल 48 में इसके बारे में बात हुआ है, और 48A में इन्वायरमेंट और सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में बात किया गया है। आर्टिकल 49 जो है वो नेशनल मॉन्यूमेंट्स वगैरह की प्रोटेक्शन के बारे में है। आर्टिकल 50 जो है वो कहता है कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से अलग है, और आर्टिकल 51 हमें बताता है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी भी मेंटेन करना स्टेट का काम है। ठीक है, अब 51A देख लेते हैं, जो कि है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसे हमने कहाँ से लिया था? USSR। ठीक है, तो देखो, टू अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट्स इट्स आइडियल, हमको नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की इज्जत करनी है। ठीक है, हमको नोबल आइडियाज़ और इंस्टीट्यूशंस को चेरिश करना है और फॉलो करना है। किन नोबल आइडियाज़ और इंस्टीट्यूशंस को? जिसने भी हमारे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर किया, जैसे नॉन वायलेंस, यूनिटी वगैरह। ठीक है, यानी कि ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट आइडियल्स हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन रिक्वायर्ड, ऐसे करके ये सब चीज़ है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड बॉर्न बिटवीन एज 6 and 14 ईयर्स, क्योंकि 6 साल तक के बच्चों को नीचे तक तो कह रही है गवर्नमेंट पढ़ा देगी, 1-2 साल के लिए पता नहीं कहाँ पढ़ाते होंगे। ठीक है, और 6 से 14 तक के बच्चों को पढ़ाना पेरेंट्स की फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए। ठीक है, टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे ओरिजिनली, लेकिन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में किया गया था, और अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो संख्या है वो 11 है। ठीक है, अभी डोगरी लैंग्वेज में भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेजेंट किया गया था। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो किसके रिकमेंडेशंस पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था? तो वो जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, उसी तरह कौन से आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज से? तो 51A हो गया। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब ऐड किए गए थे? तो 1976 में ऐड किए गए थे। फंडामेंटल सिमिलर टू दोस, आर्टिकल 21 में जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं उसी से सिमिलर एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जो वो कौन सा ड्यूटी है? वो आर्टिकल 51A के। तो 51A के क्या है?
एजुकेशन देना है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, तो ये के वाला हो गया, ठीक है। सवर्ण सिंह कमेटी ने कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिकमेंड किया था? 8 को किया था, 8 को उन्होंने सजेस्ट किया था, और मतलब लेकिन फाइनल बनते बनते 10 बन गए थे, और बाद में 2002 में 86वां अमेंडमेंट करके 11 जोड़ दिया गया, ठीक है। नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट फंडामेंटल ड्यूटी में लिखा है कि करनी चाहिए, नहीं भी लिखा होता तो भी करनी चाहिए, ठीक है। 86वां अमेंडमेंट कब हुआ था? 2002 में हुआ था, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है। तो देखो, पहले हमको 52 से लेके 72 तक देखना है, जो कुछ मेन है, ठीक है। तो 52 जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है क्या नहीं। 53वां बताता है एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन, ठीक है, प्रेसिडेंट के पावर की व्याख्या की गई है। 54 बताता है उनका इलेक्शन का प्रोसेस। 56 बताता है उनका टर्म, जो कि 5 साल है। 58 बताता है क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एज रिलेटेड क्राइटेरिया वगैरह ये सब। आर्टिकल 60 बताता है प्रेसिडेंट की शपथ के बारे में, ठीक है। और 61 बताता है कि उनका इम्पीचमेंट कैसे होगा। और 72 बताता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स, मतलब कि किसी केस में अगर वो चाहें, किसी को सज़ा हो गई है तो माफ़ वगैरह करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्विक रिवाइज करते हैं। प्रेसिडेंट के बारे में 52, देखो पहले 52 से स्टार्ट होता है प्रेसिडेंट, तो 52 ही प्रेसिडेंट के बारे में बताएगा। 53 उनके पावर के बारे में बताएगा। 54 जो है वो उनके इलेक्शन के बारे में बताएगा, ठीक है। उसके बाद हम 56 पे आ जाते हैं, ठीक है। तो 56 जो है उनके प्रेसिडेंट के ऑफिस टर्म के बारे में बताएगा। 58 जो है वो क्लासिफिकेशन बताएगा, सॉरी क्वालिफिकेशन बताएगा। 60 बताएगा उनकी शपथ, और 61 बताएगा उनकी इम्पीचमेंट। 72 उनकी माफ़ करने की शक्ति के बारे में बताता है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कैसे इलेक्ट करते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और सारे एमएलए, जितने भी विधानसभाएं होती हैं, इन सारों के मेंबर्स जो हैं वो मिलके करते हैं, ठीक है। अब हम कुछ इंडियन प्रेसिडेंट्स के बारे में जानेंगे और उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को भी समझते हुए चलेंगे। देखो, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है, पहली बात वो पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। उनका जो टेन्योर था वो 26 जनवरी 1950 से लेके 13 मई 1962 तक ये राष्ट्रपति रहे थे, ठीक है। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। ये इकलौते प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने 2 लगातार कंसेक्यूटिव टर्म्स में ये प्रेसिडेंट रहे, और सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले जो राष्ट्रपति हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। 12 साल तक ये राष्ट्रपति रहे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आए हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये भी राष्ट्रपति बने। ये देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे जो कि भारत के प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं वो द्वितीय वाइस प्रेसिडेंट थे। ये पहले प्रेसिडेंट थे जो कि ऑफिस में ही, ऑफिस मतलब राष्ट्रपति पद को धारण करते हुए जिनकी मृत्यु हो गई वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है। उसके बाद वीवी गिरी, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन थे? वीवी गिरी। एक्टिंग प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है कि किसी राष्ट्रपति के अभाव में उनकी जगह किसी और को, जो उनके जैसे काम को कर सके जब तक एक नए राष्ट्रपति का चयन न हो जाए,
उसको हम कहते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो प्रथम एक्टिंग प्रेसिडेंट वीवी गिरी थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी थे, लेकिन प्रथम को ही याद किया जाता है। लेकिन हाँ, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे थे, ठीक है। वीवी गिरी के बारे में एक और चीज़ है कि ये तीसरे वाइस प्रेसिडेंट थे और इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहते हुए जीता था, ठीक है। मतलब इनको किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं था, या मे भी किसी पार्टी से कभी रहे हों, लेकिन इंडिपेंडेंटली नामांकन किया होगा राष्ट्रपति पद के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद। ये दूसरे राष्ट्रपति थे जो कि ऑफिस होल्ड करते समय जिनकी मृत्यु हुई। फ़खरुद्दीन अली अहमद दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ठीक है। और इन्हीं के समय नेशनल इमरजेंसी 25 जून 1975 को घोषित की गई थी, ठीक है। फिर बीडी जट्टी भी एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। एन संजीवा रेड्डी ये प्रथम चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के थे, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ज्ञानी जेल सिंह ये पहले सिख प्रेसिडेंट थे, ज्ञानी जेल सिंह, ठीक है। और इन्होंने पॉकेट वीटो यूज़ किया था इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल के लिए। पंजाब के चीफ मिनिस्टर वगैरह भी थे ये, ठीक है। पहले दलित प्रेसिडेंट जो थे वो KR नारायणन थे। APJ अब्दुल कलाम प्रथम साइंटिस्ट थे जो कि प्रेसिडेंट बने, और इनको पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता है। एंड ऑल इंडियंस लव हिम, एवरीवन हैज़ टू एडमिट कि APJ अब्दुल कलाम बहुत औसम इंसान थे। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आज इतनी मिसाइलें जो हैं, ब्रह्मोस से लेके अग्नि और जितनी भी हैं, ये सब इनके ही दिमाग की उपज थी कहीं ना कहीं। और पोखरण का जो टेस्ट हुआ था उसमें भी इनका बहुत अहम योगदान था। वी सैल्यूट हिम। MS प्रतिभा पाटिल, ठीक है, ये पहली महिला राष्ट्रपति थी, ठीक है। प्रणब मुखर्जी जो हैं वो पहले बंगाली प्रेसिडेंट थे, ओके। रामनाथ कोविंद जो हैं इनको एक कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, वन नेशन वन इलेक्शन, जिसको कोविंद कमेटी भी कहा जा रहा है। और ये उस पर काम कर रहे हैं कि पूरे देश में एक बार में एक चुनाव हो, बार बार ये चुनाव का सिस्टम ख़त्म हो जाए। और अभी जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो पहली ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। और ये पहली राष्ट्रपति हैं जो कि आज़ाद भारत में पैदा हुई हैं, और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है। जो राष्ट्रपति होता है वो स्टेट का हेड होता है, और भारत का पहला नागरिक भी वही होता है, ठीक है। ठीक है, ये सब हम लोग देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट था, मुझे पता है। लेकिन जो पार्लियामेंट है वो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा से नहीं बनती है। प्रेसिडेंट को मिलाने के बाद प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा जब ये तीन मिलते हैं तो उसको तब जाके पार्लियामेंट गठित होती है, ठीक है। अब यहाँ देखो कि कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये ताकत देता है कि वो अध्यादेश जारी कर सकें, ठीक है। जब हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है वो सेशन में ना हो, यानी जब संसद न चल रही हो, उस समय अध्यादेश देने की शक्ति प्रेसिडेंट के पास होती है आर्टिकल 123 के तहत, ठीक है। और पहले चेयरमैन राज्यसभा के कौन थे? S राधाकृष्णन थे, ठीक है। शपथ तो 60 है ही। प्रणब मुखर्जी 13वें राष्ट्रपति थे, यानी कि अभी 15वां चल रहा है ना। हाँ, ठीक। हाँ, किसके प्रेसिडेंसी में जो वोटिंग राइट है वो 21 से घटा के 18 कर दिया गया? तो R वेंकट रमन के समय ये किया गया। फिर कुछ वाइस प्रेसिडेंट भी देख लेते हैं। 63 जो है वो वाइस प्रेसिडेंट से डील करता है। 64 ये बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन होगा राज्यसभा का, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स या राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा वही वाइस प्रेसिडेंट होगा, ठीक है।
आर्टिकल 66 बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाएगा। आर्टिकल 67 जो है वो टर्म ऑफ द ऑफिस बताता है। आर्टिकल 69 जो है ओथ, और आर्टिकल 70 जो है अगर राष्ट्रपति अपना कार्य नहीं कर रहे हैं उस समय आर्टिकल 70 के तहत ये वो काम परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये यूजीसी के पहले चेयरमैन भी थे। ठीक है, वीवी गिरी जो हैं वो पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट रह चुके थे। ठीक है, और इस समय जगदीप धनखड़ अब ये भी नहीं रहे, इन्होंने भी रिज़ाइन दे दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो टेन्योर क्या होता है, 5 साल होता है। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 66, थर्ड वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी थे, पहले थे एस राधाकृष्णन। ठीक है, 15,000 जमा करने पड़ते हैं अगर इलेक्शन लड़ना है वाइस प्रेसिडेंट का। तो